previous class we have understood what is angular momentum and moment of momentum, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल नहीं किए थे, खाली थ्योरी वगैरह हम समझे थे। थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर प्योर रोटेशन, for pure rotation angular momentum is a vector given by I into omega। और क्या क्या है? The rotational kinetic energy is L square by 2I, यह हम जानते हैं। प्योर रोटेशन के लिए ये सारा चीज हमें मालूम है। आज मैं याद दिलाता हूं ताकि न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर हम देखें कि एक्सक्यूज मी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज द अपरेंट एंगुलर मोमेंटम। सिंबल वही एल है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। क्या है ये? इट इज R क्रॉस mv। mv क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम। R क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। प्रीवियस क्लास देख चुके हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, किसी एक्सिस में हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, मास m है, v वेलोसिटी में जा रहा है, और अबाउट दिस एक्सिस उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो आप इस एक्सिस को इसके साथ ऐसे रिप्रेजेंट करो बाय ए पोजीशन वेक्टर r। मतलब r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। r क्रॉस mv विल गिव यू द एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्यों, कैसे, सब कुछ प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे। जिनको देखना है प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लेना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनता था? मैग्नीट्यूड बनता था मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और मोमेंट ऑफ मोमेंटम वाज mv r sin थीटा, जिसको चाहो तो हम mvh लिख सकते हैं, इसको हम mvh लिख सकते हैं, जिसमें h क्या है? h इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहेंगे h। ये भी हम लोग देख चुके हैं। नाउ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज बिकॉज ऑफ दिस रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो हम कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम is vector sum of spin angular momentum, मतलब अपना एक्सिस में घूमने के कारण जो है, एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट गंदा दिख रहा है, ठीक से लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये स्टेटमेंट को थोड़ा पकड़ना मेरे भाई। मैं पहले भी बता चुका हूं कि रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर को एक डिफिकल्ट चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दो चीज है, एक हुआ एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक, दूसरा हुआ फ्रिक्शन वाला टॉपिक। ये दोनों को जहां डाल दोगे वहां धुआं निकल जाएगा। लेकिन हम लोग अपनी औकात में रहेंगे, जितना मेडिकल एंट्रेंस तक आता है, जेईई मेन तक आता है, उतने में करेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। पहले मैं आपको समझाऊं कि व्हाट डू आई मीन बाय द थर्ड स्टेटमेंट। मान लो कि जैसे ये पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकल गया। मान लो ये जो पार्टिकल है, ये क्या है? ये एक बॉल है, और ये जो बॉल है वो अपना एक्सिस में घूमते घूमते आगे जा रहा है, मतलब घूमने के कारण भी एक मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, जा रहा है, इसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम है।
कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, तो आपको होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम घूमने के कारण वेक्टर सम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आया? मैं एक एग्जांपल देता हूं। इससे एक चीज ये भी समझ में आया कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो डिपेंड करता है कौन सा एक्सिस में घूम रहा है। इस एक्सिस में निकालेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम, दूसरे एक्सिस में निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम विल बी डिफरेंट, है कि नहीं? तो अलग अलग एक्सिस में टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा। और एक बार आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल गया, देन वी गो टू द न्यूटन लॉ जो हम लोग लिखे थे। Whenever an external torque acts on a body about an axis, the angular momentum about that axis changes. Rate of change in angular momentum is torque. कौन सा एंगुलर मोमेंटम? टोटल एंगुलर मोमेंटम। वहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात है। समझ में आया? बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा मदद करना चाहता हूँ, जस्ट टू गिव ए आइडिया कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है। सपोज ये डिस्क अभी चल मानते हैं कि एक ट्रांसरोटेशनल मोशन में ये घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। सपोज ये रोलिंग मोशन में, मास इसका m है, रेडियस इसका r है। चलो मानते हैं कि रेडियस इज r, ये रेडियस r है। और आपको पूछा गया कि बताओ ये जो बॉडी अभी मूव करे जा रहा है इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। आप पूछोगे कौन सा एक्सिस में, बताइए। अलग अलग एक्सिस में अलग अलग होता है। और दिया गया है कि ये डिस्क है। सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। सर ए में क्यों, किसी दूसरे में नहीं? दूसरे में भी निकाल सकते, जैसे ए में निकालेंगे वैसे बी में भी निकाल सकते, यहां पर भी निकाल सकते, दोनों में निकालेंगे। लेट अस फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड अबाउट बी। थोड़ा ध्यान से देखना भैया, कोई ज्यादा अंदर नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा भी तो जानना चाहिए कि हम लोग क्या स्किप कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे कहेंगे ये डिस्क रोल कर रहा है, मतलब V इज इक्वल टू ओमेगा आर। एग्जाम्पल में कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये अपनी एक्सिस में भी घूम रहा है, उसके चलते उसका एक एंगुलर मोमेंटम है। आगे भी जा रहा है, उसके चलते एक मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। अपनी एक्सिस में जो घूम रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, सबको मालूम है। लेकिन वो आई ओमेगा कैसा है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओमेगा कैसा है? ऐसा ऐसा घूम रहा है, मतलब दिस इज इनवर्ट, और यू से क्लॉकवाइज। आई ओमेगा इज क्लॉकवाइज। चलो ऐसे काम निपटा लेते हैं, ठीक है? आई ओमेगा इज क्लॉकवाइज। तो वेक्टर सम ऑफ spin angular momentum and moment of momentum. Spin angular momentum is clockwise. Moment of momentum क्या है? About axis A. कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, इस एक्सिस में ये कैसे घूमता हुआ नजर आएगा? ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा। क्या ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, मतलब मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? आई ओमेगा प्लस एम वी इंटू एच। एच क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जा रहा है सेंटर ऑफ मास ऐसे, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है? आर। हमारी बात समझ में आ रहा है? तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज आई ओमेगा प्लस एम वी आर, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आई ओमेगा कितना है? ये डिस्क है तो ये हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम वी आर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हम जानते हैं कि आर ओमेगा होता है वी, आर ओमेगा होता है वी, आर ओमेगा की जगह वी ले लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी आर। सो इट इज एम वी आर बाई 2 प्लस एम वी आर, एम वी आर बाई 2 प्लस एम वी आर कितना हो गया? It is 3 mvr by 2. The total angular momentum of the disk about an axis passing through A is this. समझ में आ रहा है? अगर हम निकालेंगे what is total angular momentum about B, मतलब एक्सिस हमारे यहाँ पे,
सर यहाँ पर होना जरूरी है, नहीं रे, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। मान लो मैं बी में लिया अबाउट द एक्सिस, फॉर्मूला क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम का? सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है? आई ओमेगा। कैसा है? क्लॉकवाइज। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जब ये ऐसे जा रहा है, इधर वाले एक्सिस में क्या लगेगा? ये ऐसे जा रहा हुआ नजर आएगा, पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस। आप इधर खड़े हो तो क्या लगेगा? ये ऐसे घूम रहा है, व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वेक्टर सम जब निकालेंगे, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? इट इज वैसे ही mvr माइनस आई ओमेगा। क्यों माइनस हुआ भाई? एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। और आई ओमेगा कितना है? आई ओमेगा तो अभी निकाले mvr/2 डालो, इट इज mvr माइनस mvr/2 इज इक्वल टू mvr/2। सो द एंगुलर मोमेंटम about B is mvr/2, about A is 3 mvr/2। समझ में आया? तो कोई भी बॉडी का किसी भी एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर प्योर रोटेशनल मोशन है तो काम बन गया, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तब भी काम बन गया, mvr करके कर देंगे। लेकिन अगर ट्रांस रोटेशनल है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, हम लोग का काम आसान हो जाता है कि हम लोग रोलिंग जैसे मोशन को ही पढ़ते हैं 11th में। कोई जरूरी नहीं कि रोलिंग जैसे मोशन कोई पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है मोशन। हो सकता है कि कोई डंडा घूमते घूमते जा रहा है, व्हिच इज नॉट रोलिंग। एक डंडा जमीन पे पड़ा है, आप यहाँ पे किक मार दोगे तो घूमते घूमते आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? इट्स नॉट ए रोलिंग मोशन, बट स्टिल टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस में निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या मेरी बात समझ में आया? डरावना लग रहा होगा, डरो मत, ज्यादा गहराई नहीं जाएंगे, खाली बता दिए, कुछ स्किप ना हो जाए हमसे थ्योरी में। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम एक बार पता चल गया तो हम टॉर्क वाले फंडा को लगा सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। व्हिच एंगुलर मोमेंटम? टोटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? क्या लिखेंगे? ये हम लोग दो नोट पॉइंट देख चुके थे फॉर्मूला में, 1 2 3 देखे थे। फॉर्मूला नंबर 4 में देखेंगे टाउ ए, टॉर्क अबाउट एक्सिस ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। एल ए क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। about axis A। समझ में आया क्या? सोचो ये डिस्क रोल कर रहा है, डिस्क रोल कर रहा है, और सपोज ये रोल नहीं कर रहा है, भी ओमेगा में कुछ रिलेशन है, तो सपोज हम कहेंगे इसको ढकेलते हुए ले रहे हैं, ये रोल कर रहा है, और सपोज यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, सपोज फ्रिक्शनल फोर्स एस्यूम कर रहे हैं, और इसका अपना कुछ वेट भी तो है, और इसका कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा, ऐसा है। तो ये बॉडी के ऊपर 3 फोर्स आ रहे हैं। जब ये ऐसा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, आप क्या कहोगे? क्या उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ए विल चेंज? यस, if there is a torque about A, but all the 3 forces you see they are passing through point A, they are not creating any torque, so angular momentum about A will remain constant. Are you getting? What about B? Do you think the angular momentum about B is constant or changing? चलो सोचते हैं। W के चलते, वेट के चलते और नॉर्मल डायरेक्शन के चलते दोनों इसी पॉइंट से जाएंगे, B में कोई टॉर्क नहीं होगा, लेकिन फ्रिक्शन के चलते होगा। फ्रिक्शन के चलते जो टॉर्क होगा वो कैसा टॉर्क होगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ हम दिखाए पीछे की तरफ, सपोज पीछे की तरफ है। सर सपोज क्या होता है? तो नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन पुश कर रहा है, कहाँ पुश कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो टॉर्क बनेगा बी में, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट विल बी समथिंग इन क्लॉकवाइज सेंस। बी में जो टोटल टॉर्क था हम लोग निकाले थे, एमवीआर था, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज एमवीआर, इसके चलते बी में
एंटी क्लॉकवाइज और आई ओमेगा क्लॉकवाइज। एम वी आर बड़ा था, मतलब जो नेट टॉर्क मिला है वो एंटी क्लॉकवाइज मिला है। और हमने जो टॉर्क बनाया बी में वो कैसा है, ऐसा है, तो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब देयर इज एन एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट बी, व्हाई, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, मतलब दिस एंगुलर मोमेंटम इज सब्जेक्टेड टू चेंज एट व्हाट रेट, दैट इज इक्वल टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट द एक्सिस बी। व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू 2r। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज द टॉर्क अबाउट द एक्सिस। थोड़ा सा समझा दिया, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया और भी अच्छी बात है। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी धीरे धीरे सारी चीजों को हम डालेंगे। अभी शुरू में ज्यादा बोलने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुड यू फॉलो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज रेट ऑफ चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आया? चलिए थोड़ी इसके ऊपर कसरत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। A disc and a solid sphere of same mass and radius are rotating about their axis. Find ratio of their kinetic energy if, bit number 1, they have same angular velocity. Bit number 2, same angular momentum. If they have same angular momentum, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो टेक सम मोर क्लासेस, बट देन ये सबको हमें करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बोला कि एक डिस्क और एक सॉलिड स्फीयर दोनों का मास और रेडियस बराबर है, दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। पहला बिट में व्हेन दे हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आई नो द काइनेटिक एनर्जी इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, सो इट इज ke ऑफ द फर्स्ट वन बाय ke ऑफ द सेकंड वन। तो हाफ और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ओमेगा इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। ओमेगा इज सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? इट इज I1 by I2। सो सिंपल। I1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। डिस्क का कितना है? हाफ ए मास स्क्वायर। I2 that of the solid sphere कितना है? याद है? 2/5 मास स्क्वायर। मारपीट करो तो क्या मिल गया? 5/4। समझ में आया? अभी अगर दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? L²/2I। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी नाउ? यू से L दोनों का बराबर है, 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया तो मिलेगा इट इज I2/I1। जब I1/I2 निकला था ये, I2/I1 हो जाएगा 4/5। क्या मेरी बात समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन है, नहीं? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अभी आई ओमेगा द एंगुलर मोमेंटम समझ में आया है। थोड़ा मोमेंट ऑफ मोमेंटम के बारे में करेंगे और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में करेंगे।
ये हमारा है वाई एक्सिस, और सपोज हम कहेंगे ये है हमारा एक्स एक्सिस, और सपोज कोई एक पार्टिकल इस रास्ते में जा रहा है। जब वो पार्टिकल इस पॉइंट से जा रहा था m, क्या स्पीड में जा रहा था? v स्पीड में जा रहा था। क्या दिया है? कोऑर्डिनेट पोजीशन दिया है पार्टिकल का। पार्टिकल का पोजीशन क्या दिया है? पार्टिकल का पोजीशन दिया है, ये पॉइंट हो गया a0 और ये पॉइंट हो गया 0b। ऑब्वियसली ये ओरिजिन है। इन फिगर शोन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी and angular momentum of particle about origin। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम दोनों निकालना है। थोड़ा आप लोग आज समझने में ज्यादा ध्यान दो। लिख तो लोगे वीडियो देख के, वीडियो में अपलोड कर लेता हूँ, समझने पे ज्यादा ध्यान दे दो। अगर समझने के साथ साथ लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज समझने पे ध्यान दे दो, क्योंकि कुछ टिपिकल क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। मुझे पता करना है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ओके, फर्स्ट व्हाट आई डू, आई जॉइन दिस पॉइंट टू ओरिजिन। अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का अपना कुछ वेलोसिटी है, ये भी है। दिस वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, a component like this and a component like this, है कि नहीं? अगर ये वाला कंपोनेंट नहीं है, सपोज वैल्यू भी ले लेते, सपोज हम कहेंगे ये एंगल थीटा है, सपोज कुछ तो होगा, तो ये एंगल भी तो थीटा है। ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? v sin थीटा, ये v cos थीटा। अगर v sin थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता और सिर्फ v cos थीटा वाला कंपोनेंट होता, क्या ये पार्टिकल ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है ऐसे कहेंगे? नहीं, ये तो सीधा जा रहा है। तो ये जो पार्टिकल ओरिजिन के चारों तरफ घूमने वाली सेंसेशन आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? v cos थीटा के लिए कि v sin थीटा के लिए? v sin थीटा के लिए। तो इतना करने के बाद आप सीधे सीधे कहोगे वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन इज v sin थीटा बाई r। ये डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस कितना है? ये a है और ये b है, तो इसको r को इट इज v sin थीटा बाई r। जबकि r क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, है ना? इतना वेलोसिटी में जा रहा है v sin थीटा, डिस्टेंस r है, तो v sin थीटा बाई r हो गया। It will appear as if the particle is moving in a circle of radius r with a velocity v sin थीटा। ये सर्किल में घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? v sin थीटा बाई r। अब ये साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा तो इसमें देखो, इट इज p बाई h। ये कितना है हाइट? ये 0b है, तो ये हाइट है b और ये है r। सो आप कहोगे साइन थीटा इज b बाई r। वैल्यू डालें तो ये आ गया v बाई r, साइन थीटा की जगह b बाई r, सो इट इज v बाई r स्क्वायर, बट r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर का f। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन। आया समझ में? और क्या पूछा? पूछा एंगुलर मोमेंटम। ये बिट नंबर 1 था, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहाँ? ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं। एंगुलर मोमेंटम होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम। स्पिन तो कर नहीं रहा है, सीधा जा रहा है ना? अच्छा, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, आगे मैं इसको मम लिखूंगा। क्या है ये? इट इज mvh। h क्या था? h क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस। ये जो लाइन में जा रहा है, उस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? ये कितना है? b।
खत्म कहानी। समझ में आ गया? मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों हम निकाल दिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और तीसरा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से कोई एक पार्टिकल को फेंका गया, जब वो इधर से जा रहा था, इधर से मतलब कोई एक पॉइंट XY से जा रहा था, तब उसके पास कुछ वेलोसिटी था, है ना। पार्टिकल का मास m है और ये ओरिजिन है। ए पार्टिकल was projected from origin, ये एंट्रांस में आ चुका है जेई मेन वाला। When it passes through origin, जब ये ओरिजिन से जा रहा है, its velocity is Vx I cap plus Vy J cap मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? ऐसा दिया। थोड़ा फिगर को दूर लेते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। ऐसा करके कोई चीज को फेंका गया है, यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x, y और वेलोसिटी है v भी दिया गया, मास इसका m है, ये ओरिजिन है। At this instant find angular momentum about starting point, मतलब ओरिजिन में। एंगुलर मोमेंटम स्पिन तो नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है। वैसे कोई अगर पार्टिकल है जिसका साइज को हम पॉइंट मास मानते हैं, तो घूमे ना घूमे क्या फर्क पड़ता है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैसे भी जीरो होता है। इफ ए पार्टिकल इज ए पॉइंट मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। तो घूमे ना घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पूछा है कि बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या होगा। मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करता हूं कि हमारा जो वेलोसिटी है यहाँ पे, इसका एक x कंपोनेंट है दिया है और एक y कंपोनेंट भी तो है। x कंपोनेंट vx है, y कंपोनेंट vy है। The x component is along this line and y component is along this line। दोनों कंपोनेंट के चलते कुछ कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अगर ये नहीं होता ये होता, हम एंगुलर मोमेंटम निकाल पाते। ये नहीं होता ये होता तो एंगुलर मोमेंटम निकाल देते। दोनों के लिए निकाल देंगे और वेक्टोरियली जोड़ देंगे। ये वेलोसिटी हो गया vx, सॉरी ये वेलोसिटी हो गया vx, ये वेलोसिटी हो गया vy। एंट्रांस में आया था जस्ट टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। अभी देखो, हम जब O में एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, Vx के चलते कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। कैसा एंगुलर मोमेंटम होगा, क्लॉकवाइज होगा ही नहीं। अगर ये नहीं होता अबाउट O क्या लगेगा, ये ऐसे जा रहा है मतलब ऐसे घूम रहा लगेगा, क्लॉकवाइज। Vy के चलते कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वन माइनस अदर। अब कौन बड़ा कौन छोटा मालूम नहीं, हम एक से दूसरे को माइनस कर देंगे। अरे रेडी, Vx के लिए क्या एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, Vx के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होता है mvx इंटू h। h मतलब इसके चलते इसका लाइन यहाँ से कितने दूर पे है, और आपको मालूम है कि इसका लाइन यहाँ से कितने दूर पे है। अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy, तो ये हाइट कितना है y, ये डिस्टेंस कितना है वो है x, तो आपको ये है x। mvx के चलते एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvx इंटू y। समझ में आया? और ये mvx इंटू y कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। vx के चलते अबाउट ओरिजिन क्लॉकवाइज, माइनस
वी वाई के चलते क्यों होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इसलिए माइनस किए। कितना हो जाएगा, एम वी वाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम हियर, कितना है, हो गई आंसर। समझ में आया, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वन माइनस अदर कर दिए। कोई अगर पूछेगा पढ़ी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आया, बस उतना ही था आंसर। ऑप्शन में चार पांच ऑप्शन कुछ कुछ दिया था। इज इट अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से कोई एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, कैसे फेंका गया, u स्पीड में फेंका गया, क्या एंगल में, थीटा एंगल में फेंका गया। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा तो वो ऐसे जा रहा होगा, आपको मालूम है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट A। तो यहां पर कोई पार्टिकल को पॉइंट A से प्रोजेक्ट किया गया है, इट्स ए सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। A particle of mass m was projected from point A ठीक है, from point A पूछा क्या निकालने के लिए, फिर इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, बीट नंबर 1, व्हाट इज एल ए, पूरा लिखने के लिए जगह नहीं है, आपको समझ में आता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। I will omit the vectors and I want the magnitude of E. What is LA? ठीक है, दूसरा हुआ LA, angular momentum about A is increasing or decreasing, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, what is rate of change in LA। क्वेश्चन समझ में आया, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, ये जो एंगुलर मोमेंटम निकाले, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट है, अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो किस रेट में, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल है। तो सॉल्यूशन के लिए हम दूसरे पेज में जाते हैं और ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, कोई पार्टिकल को फेंका गया है u स्पीड में और थीटा एंगल में, और आपको मालूम है कि जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या होता है वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट में, u cos थीटा, काफी लोग भूल चुके हैं, u cos थीटा। अच्छा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें पता करना है बीट नंबर 1 में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, ये पॉइंट था ए। एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या हुआ, इट इज mv इंटू एच, ये हो गया लाइन ऑफ मोशन, और हमें पता करना है h, और ये h क्या है, इट इज ऑब्वियसली द मैक्सिमम हाइट, है कि नहीं। सो इट इज कमिंग आउट टू बी mvh, जिसको हम लिखेंगे m तो m है, v के जगह u cos थीटा और h के जगह कैपिटल H। क्या आप लोगों को अभी भी याद है कि प्रोइटल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, क्यों अंकित, जोर से बोलो, हाँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सो नाइस। सो इट इज m u cos थीटा होल इनटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो समझ में आ गया, इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता हूँ, जो आया वही छोड़ दो।
पूछा है कि बताओ ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। सोचे, कोई बॉडी है, ये कोई एक बॉडी मूव कर रहा है कुछ मोमेंटम में, उसका मोमेंटम कब बढ़ेगा? अगर उसके ऊपर ऐसा एक फोर्स आएगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, है कि नहीं? If a force acts on this body in this direction, this will support the momentum. Momentum will increase. Instead, if a force comes like this, momentum घटेगा. So when the force is in the direction of momentum, momentum increases. When the force is in the opposite direction of momentum, momentum decreases. Similarly in rotational motion, when the torque is in direction of angular momentum increases. Torque is in the opposite direction of angular momentum decreases. We are talking about the angular momentum about A and we want to know whether that will increase or decrease. बढ़ेगा कि घटेगा? तो हमें देखना पड़ेगा A में क्या टॉर्क है. A में जो टॉर्क है वो अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घटेगा. पहले पता तो कर लें कि एंगुलर मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. कोई बॉडी ऐसे जा रहा है इस एक्सिस में, एंगुलर मोमेंटम इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज, दैट यू अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट टॉर्क? चलो देखते हैं कोई टॉर्क है क्या. हाँ है भाई, इसका कोई मास अगर है तो इसका कोई वेट भी तो होगा और इस वेट के चलते इस एक्सिस में कुछ टॉर्क बनेगा. ये फोर्स इस एक्सिस में बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा जो कि क्लॉकवाइज है. टॉर्क इज आल्सो क्लॉकवाइज, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्लॉकवाइज. तो एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. So the angular momentum here is this much and that is increasing. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहोगे? As LA and tau A are both clockwise, so LA increases. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, LA बढ़ रहा है. किस रेट में बढ़ रहा है? What is the rate of change in angular momentum? Rate of change in angular momentum. इतना लंबा सेंटेंस को सिंगल वर्ड में कहे तो क्या कहेंगे? टॉर्क. Rate of change in linear momentum is force. Rate of change in angular momentum is torque. तो व्हाट इज द टॉर्क ये पूछा है. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब व्हाट इज द टॉर्क अबाउट एक्सिस ए. नहीं, एक्सिस ए में क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज अबाउट एक्सिस ए निकालना है. तो व्हाट इज द टॉर्क? यू से रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट dLA by dt is nothing but torque about A. And what is that? You say it is mg into this perpendicular distance. Torque produced by a force is force into perpendicular distance of line of action of force. अगर ये पूरा चीज को हम रेंज कहेंगे, पूरा डिस्टेंस को, ये रेंज का आधा है into r by 2. जबकि r का वैल्यू अंकित बताएगा. हाँ अंकित बता, r का वैल्यू रेंज. रेंज का यूज कर sin 2 थीटा बाई g. वेरी गुड. यूज किया, डाउनलोड हो रहा है, अच्छी फास्ट. हाँ, यूज किया sin 2 थीटा बाई g. डाल दो, फिर मिल गया टॉर्क. क्या बातें समझ में आ रहा है? कैसे अप्लाई हो रहा है, चीजें समझ में आ रहा है ना? तो हमें मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम समझ में आया. रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क. एक डिस्कशन क्वेश्चन लेते हैं, लिखेंगे नहीं उसको, जो काफी एंट्रांसेस में आ चुका है. इट्स ऑल स्टार्टेड विथ फर्स्ट ईयर क्या जेई का क्वेश्चन में पहले स्टार्ट हुआ. क्या है क्वेश्चन? सोचो कि ये लिखना नहीं है, समझना है. ये कोई एक सर्कुलर पाइप है, ठीक है. इट इज ए सर्कुलर पाइप इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. मत सोचो कि ये वर्टिकल प्लेन में है, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज हॉरिजॉन्टल प्लेन में. अब मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल यहाँ पर कुछ भी वेलोसिटी में एंटर कर गया, ठीक है ना. इसका रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एंट्रांस में आया हूं मैं सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से बताना. ये इट्स ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब. वी आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग ए क्वेश्चन. ये स्मूथ ट्यूब है,
स्मूथ ट्यूब के अंदर फेंक देंगे तो उसका फ्रिक्शन तो नहीं है, रुकेगा नहीं, उतनी स्पीड में चलता रहेगा, मतलब इट विल कंटिन्यूअसली मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा तो कैसे होगा, फ्रिक्शन नहीं है। और हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे होता तो वेलोसिटी कम ज्यादा होता है, तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। बात समझ में आया, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। तो जब ये इधर से आएगा, ऐसे करके आएगा, पहला क्वेश्चन ये आया था कि हाउ यू विल फाइंड, जब वो इधर से जा रहा होगा, मेरा फिगर बहुत एक्यूरेट नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा सजाने के लिए, ऐसा, ठीक है। तो चलो, जब वो ये पाइप से होते हुए नीचे आएगा, मैं जानना चाहता हूं, और एंट्रेंस में भी आया था, द पार्टिकल विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ पॉइंट ए और विथ पॉइंट बी। जब वो इधर से इसे घुसेगा, ए पॉइंट के साथ कांटेक्ट में रहेगा कि बी पॉइंट के साथ? बी पॉइंट के साथ। ऑब्वियसली इसे फिसल रहा है तो बी के साथ कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ खींचेगा, नहीं, बी के साथ कांटेक्ट में रहते हुए फिसलेगा ऐसे। तो थोड़ी दूर तक यहाँ पर इसके ऊपर बैठते हुए आएगा, फिर यहाँ पर आके बी के साथ कांटेक्ट में होकर चलेगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये पार्टिकल बी के साथ कांटेक्ट में होते हुए जाएगा, एंड दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो भी पूछा गया था। अब ये पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी में। Think of a point A here and a point B here. The angular momentum of the particle about A, which is at the center, is increasing or decreasing. ये कुछ velocity में जा रहा होगा, ये से जा रहा होगा। Angular momentum of this particle about axis A is increasing or decreasing. पहले सोचो कि इसके ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी लाइक दिस, है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है कि नहीं? अच्छा, क्योंकि वॉल के साथ कांटेक्ट में, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, विल इट क्रिएट एनी टॉर्क अबाउट ए? नो, इट इज पासिंग थ्रू, क्योंकि ये सर्कुलर है कि नहीं? तो देयर इज नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट ए। इफ नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड अबाउट ए, द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए विल नॉट चेंज। तो जैसे जैसे ये मूव करते जाएगा, हर वक्त उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो सेंटर से होते हुए जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी? ये जो पार्टिकल है, ये इधर से जा रहा था, बी में कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है। देखो, ये पार्टिकल अभी इधर से आ रहा है कि नहीं? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज समथिंग लाइक दिस, ये इधर से आ रहा है, तो मतलब बी में कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। Angular momentum of the particle about B changing or not changing? देखेंगे, अगर कोई टॉर्क होगा तो चेंज होगा। क्या इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स, इस एक्सिस में कोई टॉर्क नहीं बनाएगा? हाँ, बनाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट B इज चेंजिंग। ये था दूसरा पार्ट क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, बोथ आर चेंजिंग। क्या कहेंगे? अबाउट A इज कांस्टेंट बट B में बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप। बी में बदल रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखेंगे, बी में एंगुलर मोमेंटम क्या था? ये ऐसा था, क्लॉकवाइज। जब ये ऐसे जा रहा है, बी में कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। और आपका जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसे जा रहा है, इस फोर्स के चलते इस एक्सिस में कैसा टॉर्क बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? ये फोर्स इस एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है। द टॉर्क इज सपोर्टिंग द एंगुलर मोमेंटम और अपोजिंग। एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तीन क्वेश्चन समझ में आया। द बॉडी विल इन कांटेक्ट विद द आउटर वॉल और इनर वॉल, ये भी आया था एंट्रेंस में। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज चेंजिंग और बी इज चेंजिंग, और बोथ आर चेंजिंग और नॉन इज चेंजिंग। अबाउट ए इज कांस्टेंट, बी इज चेंजिंग। बी में चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। अब देखोगे थोड़ी देर के बाद ये ऐसे करते 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 आएगा, जब वो इधर से जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ये क्या होगा? इट इज ऑन द लाइन ऑफ मोशन, जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो एंगुलर मोमेंटम विल बिकम जीरो। समझ में आ रहा है? यस, ये हमें समझ में आया। क्या क्या समझ में आया? समझ में आया, एट द पोजीशन shown LA is constant, LB is decreasing। बस ये कंक्लूजन हमें मिला। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल था। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है और ये डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। इसको ऐसे बांध दिया गया है, डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ये डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर सकता है अबाउट इट्स एक्सिस। क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई थ्रेड को बांध दिया गया है एंड द थ्रेड इज पुल्ड विथ ए फोर्स F। डिस्क का मास, रेडियस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस R है, मास M है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। A thread is wound on this and you are pulling this। पूछा क्या है? If I pull this thread with a force F for t seconds, what will be the angular velocity of the disk? समझ में आया? चलिए, तो क्या पूछा है? पूछा ये है कि अगर हम डिस्क को पुल करते हैं फॉर t सेकेंड्स, ये कहां से घुस गया इसमें? अच्छा, ये है। इफ द डिस्क इज पुल्ड फॉर t सेकेंड्स, तो बताना आपको ये है कि ये क्या एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा। इफ थ्रेड is pulled with constant force F, find the angular velocity of disk after t seconds। t सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? नाउ व्हेन यू आर पुलिंग दिस डिस्क with a force F, radius is R, the disk must be producing some, the force must be producing some torque। तो आप कहोगे टॉर्क अबाउट O क्या है? इट इज F into R, क्योंकि बाकी जो वेट वगैरह है वो तो कुछ टॉर्क नहीं करेंगे O में, है ना? Fr is the torque। Because of this torque things are going, and you know the torque is equal to rate of change in angular momentum, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम। P2 माइनस P1 बाय टाइम होता था कि नहीं होता था? फोर्स dP बाय dt। हमें टॉर्क मालूम है, इनिशियली तो ये रेस्ट में था 0, इसका मतलब टॉर्क इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर ये फाइनली कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया I ओमेगा बाई टी। तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा? टाउ टी बाई आई। द एंगुलर वेलोसिटी विल बी टाउ टी बाई आई। टाउ का वैल्यू आपको मालूम है Fr, आई का वैल्यू मालूम है डिस्क के हाफ एम आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आपको हो गया इट इज इक्वल टू Fr टी बाई आई हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड यू आर इंटेलिजेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट प्रिसाइज्ड आंसर। क्या आ गया इसमें? कितना आया? 2ft by mr। इज नॉट इट कमिंग 2ft by mr? 2ft by mr। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया तो बढ़िया। थोड़ा जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो हमें मिल गया कि टॉर्क इज आई ओमेगा बाई टी, क्योंकि एल फाइनल का वैल्यू है आई ओमेगा। तो इसको इधर लिखे तो बढ़िया रहेगा, विल राइट इट हियर आई ओमेगा बाई टी। समझ में आ गया? क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग पीपल, सब भागे। समझ में आया? हाँ, ठीक। चलिए
यहां पर दो डिस्क है और एक ऐसा घूम रहा है और एक ये वाला डिस्क है, ये ऐसा घूम रहा है। सपोज दिस टू डिस्क आर ब्रॉट टू कांटेक्ट, ये दोनों डिस्क घूम रहे हैं और हम दोनों को कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी ब्रिंग देम टू कांटेक्ट, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। सो व्हेन यू ब्रिंग देम टू कांटेक्ट, द पॉइंट्स ए विल टच द पॉइंट बी। ए और बी एक दूसरे को टच करेंगे तो एक ऐसा घूम रहा है, एक उल्टा घूम रहा है, तो देयर विल बी फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन के चलते ये धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, मतलब उनका एंगुलर मोमेंटम बदलेगा। समझ में आ रहा है? मुझे बताना, आपको बताना यह है कि आउट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड whose angular momentum is changing at a faster rate, or what is the rate of change in angular momentum of the two disks? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया है? If the two disks are brought to contact and at A and B, find ratio of their rate of change in angular momentum। दोनों का एंगुलर मोमेंटम बदलेगा किस रेशियो में, मतलब किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। समझ में आ रहा है? और आपको मालूम है सॉल्यूशन में कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? व्हाट यू से? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज, मर गए क्या? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बोलोगे ना? मुझे तो लग रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है। आता है ना, तुम लोग समझ में आ रहा है ना? तो बोलना चाहिए। मुंह खोलने की पैसा लोगे क्या? नहीं सर, फीस तो हम दिए, आप बोलेंगे, ऐसा है क्या? फीस लोगे तो बोलो, देंगे पढ़ूंगे, क्योंकि नहीं फ्री में बोलोगे, बोलो। डीएल बाई dt क्या हो गया? टॉर्क, रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, जब ये दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, नाउ माय इंटेलिजेंट पीपल विल से, दोनों में फ्रिक्शन होगा। पॉइंट ए में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? दोनों आए एक दूसरे के साथ रगड़ गए, ये पीछे नीचे भागने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किधर को होगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्लॉकवाइज एंटी। फोर्स कैसे होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। अरे भाई, बी ऊपर जाने की कोशिश, ये ऐसे घूम रहा है, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको भी रोकेगा और इसको भी रोकेगा कि नहीं? तो ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, तो बी के ऊपर नीचे की तरफ। किसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके ऊपर जितना फ्रिक्शनल फोर्स उतनी फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर भी आएगा। दोनों के ऊपर बराबर फ्रिक्शनल फोर्स आया, और हमें पता करना है रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मतलब मुझे पता करना है टॉर्क इन द फर्स्ट केस बाय टॉर्क इन द सेकंड केस। हाँ, यहाँ पे तो रेडियस दिया नहीं है, नहीं तो कैसे करेंगे? मान लो कि इसका रेडियस दिया है r, नहीं तो कैसे करेंगे? और ये दूसरे वाले का रेडियस दिया है 2r, ऐसा दिया है। तो पहला वाले के ऊपर जो टॉर्क होगा कितना होगा? क्यों होगा? फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। ये डिस्टेंस कितना है? 2r। सो इट विल बी F फ्रिक्शनल फोर्स इनटू 2r बाय नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इनटू r। मारपीट करो तो क्या मिला? 2:1। So their angular momentum, both of them will be losing their angular momentum, but the rate of change in angular momentum will be in the ratio of 2:1, irrespective of their masses. Masses कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, but rate of change in angular momentum will be 2:1। मतलब इसका angular momentum जितने रेट में घटेगा, इसका उसका आधा रेट में घटेगा। समझ में आ रहा है? मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम घट रहा है 10 यूनिट्स पर सेकेंड, तो इसका घटेगा 5 यूनिट्स पर सेकेंड। मान लो शुरू में इसके पास था 50 यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसके पास था 100, तो जब तक इसका 100 घटेगा इसका 50 घटेगा, दोनों एक साथ रुक जाएंगे। दे विल आस्क यू अदरवाइज क्वेश्चंस।
Angular momentum of this one was 50 units. What should be the angular momentum of this one so that both of them will stop simultaneously? एक साथ रुकेंगे. अगर देख रहे हैं कि डबल है रेशियो, तो ये जितना घट रहा है इसका डबल घट रहा है. अगर इसके पास 100 होगा तब तक ये घटेगा, तब तक ये. समझ में आ रहा है क्या? सचमुच समझ में आ रहा है? चलो सोचो और बताओ कि इसके पास है 50 यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके पास है 80 यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनली तो दोनों एक साथ रुकेंगे नहीं. फाइनली व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्मॉलर डिस्क? ये जब तक 80 घट जाएगा तब तक इसका कितना घटा होगा? 40. ये रेस्ट में आ जाएगा, पूरा घट गया. ये 40 घट गया था 50, मतलब अब भी 10 है, तो फिर अभी इसको ये से चलते रहेगा, तो इसको ड्राइव करेगा. छोटे वाले का वही रहेगा, बड़ा वाला का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा. आर यू गेटिंग? कहने का मतलब है कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन पूछेंगे नहीं. कौन पूछेगा स्कूल में ये सब चीजें? नहीं पूछेंगे. तो मैं थोड़ा सा आइडिया देके छोड़ता हूँ सो दैट यू कैन ट्राई विद डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. ओके. जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा. एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? हमारे साथ लिखते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. पूरे के पूरे न्यूटन्स लॉ को रोटेशनल मोशन में हम दोबारा देख सकते हैं. पहला फर्स्ट लॉ क्या था फॉर ट्रांसलेटरी मोशन? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, इफ ए बॉडी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. उसी को अगर हम रोटेशनल मोशन के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, है ना. बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा. समझ में आया? अब फास्ट लॉ को थोड़ा और गहराई में जाते हैं. जब हम कोई फैन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते थे, वी आर नॉट गिविंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, हम कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देते थे, लेकिन रेस्ट में था, चलने लगा. लॉ बोल रहा है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगा, लेकिन तो चलने लगा. सो हाउ इज जस्टिफाइड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? क्या था जस्टिफिकेशन उसका? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, वी गिवन सम एक्सटर्नल एनर्जी और बॉडी रेस्ट में था, चलने लगा. तो लगता है कि एज इफ द लॉ शुड हैव बीन रिटन समथिंग लाइक एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी इज गिवन टू ए बॉडी, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. लेकिन लॉ में कोई एनर्जी वाला वर्ड है क्या? नहीं है. तो फिर कैसे जस्टिफाई हुआ था? हम लोग क्या किए थे? कौन बताएगा क्या किए थे हम लोग? फर्स्ट बेंच 2 बॉयज, प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट फ्रॉम द क्लास, बोथ ऑफ यू. अगली बार भगा देंगे. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, अगर फैन रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए. चलता कैसे था? हाउ वी जस्टिफाइड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? वी सेड द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस. वी लुक्ड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. फैन इज अपीयरिंग टू मूव बट द सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग. तो हम कहते हैं हाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए इसलिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है. समझ में आया क्या? हाँ. तो अभी यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं देंगे, उसका ट्रांसलेट करते हैं रोटेशनल मोशन में. तो जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा. लेकिन पंखा के साथ देखो, हमने कुछ करंट दिया, कुछ वोल्टेज दिया, कुछ एनर्जी दिया, वी डिडंट गिव एनी एक्सटर्नल टॉर्क, तो फिर कैसे घूमने लगा? अब क्या बोलोगे कि सेंटर मास नहीं घूम रहा है? ऐसा तो नहीं है, तो घूमने लगा है. क्या कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया है? कैसे आया? आप अगर ध्यान से सोचोगे तो देखोगे कि किसी फैन को जब आप झुलाते हो, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से कोई एक बार लगा, इसके साथ एक हेड लगा है और इसके साथ विंग्स लगे, है ना, ऐसे करके विंग्स लगे, और इसको कहीं से झुला दिया गया है. ये ऐसा करके झूला. जैसे आप स्विच ऑन करोगे, पंखा तो बाद में चलेगा, पहले क्या होगा बताओ? खट करके ये घूम जाएगा. नोटिस कियो कि नहीं कियो? जैसे ही आप स्विच ऑन कर दोगे पंखा को, ये पहले घूम जाएगा. कोई सीलिंग फैन को नीचे रख के पावर देके देखो क्या होगा? उसका हेड एक डायरेक्शन में घूमेगा और उसका डंडा
उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो ही होना है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क आया नहीं है। अगर हम झुला देते हैं तो देखोगे जैसे हम स्विच ऑन करेंगे ये जो हेड है ऊपर वाला जो हिस्सा है ऐसा वाला, वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे प्रेस करेगा घूमने के लिए। तो इसका मतलब उसके ऊपर टॉर्क आया कि नहीं आया, ऐसे फोर्स आया ऐसे। तो क्या होगा, जैसे ये ऐसे घूम जाएगा तो नीचे का फैन उल्टा घूमने लगेगा, बिकॉज इट इज गेटिंग सम एक्सटर्नल टॉर्क। कभी किसी सीलिंग फैन को किसी वायर से झुला के देखो, क्या होगा, जैसे आप पावर दोगे ये चलेगा, लेकिन ये वाला उल्टा चलेगा। समझ में आ रहा है, ये एक तरफ चलेगा, ये उल्टे तरफ चलेगा, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका जितना होगा एंगुलर मोमेंटम, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एंगुलर मोमेंटम होगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो बिकॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। व्हाई? बिकॉज द सेकंड लॉ सेज व्हेन एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, body develops some angular momentum in the direction of torque, and the rate of change in angular momentum is equal to the torque. So when we don't apply any external torque, what happens to the angular momentum? It remains constant, है ना? That is what is called law of conservation of angular momentum. तो क्या लिखेंगे? As long as no external torque is applied on a body about an axis, the total angular momentum remain conserved मतलब constant। टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, मतलब L final is equal to L initial, angular momentum will remain same. Total angular momentum about an axis, torque applied is zero, the total angular momentum about that axis, same axis में, जिस axis में torque नहीं है, about that axis, total angular momentum about that axis, remain conserved मतलब constant। जिस एक्सिस में टॉर्क नहीं है उस एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मतलब इनिशियल टोटल एंगुलर मोमेंटम। अगर प्योर रोटेशनल मोशन है आई ओमेगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो यू से इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ट्रांस रोटेशनल है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम वेक्टोरियली, दैट गिव्स यू द टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बात समझ में आया? तो हाँ बोलो। जो नेट एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो जीरो रहेगा हमेशा। नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो रहेगा अगर पहले से बॉडी रेस्ट में है, तो चल रहा है तो जो है वही रहेगा। मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा। आप ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सपोज घर में मूविंग चेयर होगा, इसके ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे हम लोग घूम सकते हैं ना, मूविंग चेयर के ऊपर बैठ जा, खड़े हो जा रहे इधर, और एक लंबा सा लोहे का बार ले लो, ठीक है, लंबा सा लोहे का बार लेके बार को आप ऐसे घुमाओ, देखो क्या होगा। अगर बार को आप ऐसे घुमाएंगे आप और बार को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं तो बार का एंगुलर मोमेंटम आया कि नहीं आया? आया, लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया। तो क्या होगा, जैसे आपका हाथ ऐसे घूमेगा बार के साथ, आपका बॉडी का निचला हिस्सा ऐसे घूम जाएगा। बार को ऐसे घुमाओ, बॉडी का निचला हिस्सा उल्टा घूम जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है कि नहीं? अरे जैसे आप लोग कभी झूला झूलते हो, लड़कियां तो झूलते होंगे, मालूम होगा। जैसे ये झूला है, जिनको झूला झूलने की तरीका मालूम है वो उनको मालूम है कि पाँव को ऐसे करके भी वो अपना स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। बाय स्ट्रेचिंग योर लेग और बाय पुलिंग योर लेग आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। आपने इस पोजीशन में पहुंचा, ये पोजीशन में पहुंचने के बाद आप पाँव का आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो, पाँव को कौन सा पोजीशन में रखोगे, 1 में कि 2 में? इस पोजीशन में पहुंचने के बाद स्पीड बढ़ाना चाहते हो, पाँव को कैसे रखोगे, 1 में कि 2 में? सोचो।
अब यहाँ पर पहुंचे, जब ऐसे आए यहाँ पर पहुंचे, हाउ विल कीप योर लेग इन स्ट्रेच्ड पोजीशन और पुल्ड पोजीशन। स्पीड बढ़ाना, क्या करोगे, इमेजिन करो, घूम करके नीचे है, इधर ज्यादा ऊपर तक जाना है तो पांव को खींच लोगे कि स्ट्रेच कर लोगे, खींच लेंगे, नहीं? क्या हुआ, जब आप यहां से यहां पर आए, यू डेवलप सम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यू आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। व्हेन यू स्ट्रेच योर लेग, your masses are away from the axis, moment of inertia is more. When you pull your legs, masses are close to the axis, moment of inertia is less. But I omega, angular momentum जितना था उतना रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखते हुए अगर I घट गया तो स्पीड क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा और ज्यादा ऊपर जाओगे। जब यहां से वापस आए, यहां पर पहुंचे, यहां पर फिर से स्ट्रेच कर लेना है, क्योंकि यहां पर तो आपका वेलोसिटी जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन है, वेलोसिटी जीरो है, स्ट्रेच कर लेना है। जब यहां से पास कर रहे हो तभी इसको फोल्ड करना है, तभी ऊपर चढ़ोगे। फिर ऊपर आए, फिर से स्ट्रेच कर लो, फिर नीचे जब आए, यहां पर आने के बाद फिर से पुल करो, फिर से चढ़ोगे। ऐसे करते करते आप अपना एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। जाने अनजाने में हमें एंगुलर मोमेंटम की बाकायदा एक्सपीरियंस है, कभी फील नहीं किए थे कि ऐसे होता है। क्या बातें समझ में आया? तो जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं देंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। चलिए छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है और ये डिस्क अपना एक्सिस में घूम रहा है। ये कोई एक दूसरा डिस्क है, दिस इज ऑल्सो दूसरा, क्यों बनाएंगे, इसी को ही बनाएंगे छोटा करके। ये एक डिस्क है ये, और इसका दूसरा है ये जो दूसरा डिस्क है ये थोड़ा छोटा है इससे, ठीक है। ये भी अपना एक्सिस में घूम रहा है। तो ऊपर वाला घूम रहा है कुछ ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी में, नीचे वाला घूम रहा है कुछ ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी में। सब अपने अपने एक्सिस में घूम रहे हैं। ये ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एक डिस्क के ऊपर दूसरे को बैठा देता हूं। आई कीप वन डिस्क ऑन अदर। ये हुआ एक, इसके ऊपर लाके बैठाया इसको। जैसे मैं लाके इसको इसके ऊपर बैठा दिया, देखो थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, डिश टूट गया मेरा। अच्छा ठीक है, हाँ अब देखो फिगर भी थोड़ा क्लियर होने से अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है। एक डिस्क को दूसरे के ऊपर में बैठाया, तो अब क्या होगा कि दोनों में फ्रिक्शन होगा, क्योंकि दे आर ऑल मूविंग विथ डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटीज। ये जो घूम रहा था इसको लाके इसके ऊपर बैठा दी, है कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। समझ में आया? व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो लिखो, क्या लिखना है इसमें? ये है एक डिस्क, ये है एक डिस्क, ये है एक, और ये भी है एक, ये है, ये है। हाँ अब देखो कितना सुंदर बन गया। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। ये जो दोनों डिस्क है उनके बारे में दिया गया है। Here discs have masses. Discs have masses m and 2m and radii r and 3r. They were rotating about their axis with
एंगुलर वेलोसिटीज टू ओमेगा and 3 omega if they are brought to contact maintaining a common axis maintaining हो गया maintaining a common axis what will be the final angular velocity? What will be the final angular velocity of each? थोड़ा फिगर को ध्यान से देखिए और समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों डिस्क घूम रहे थे, एक के ऊपर लाके दूसरे को रख दिए, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग था। अगर बराबर होता तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन अभी इनका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा। द एंगुलर वेलोसिटीज आर 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा। अब इसको लाके इसके ऊपर रख दिए, ये जल्दी जल्दी घूमने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे घूमने की कोशिश कर रहा है, दिल भी फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन इसको भी रोकने की कोशिश करेगा, इसको भी रोकने की कोशिश करेगा, है तो दैट वे व्हाट विल फाइंड, तो यू विल फाइंड जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसके ऊपर पीछे की तरफ होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ा ज्यादा स्पीड में, और इसके ऊपर आगे की तरफ होगा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, 2 ओमेगा से बढ़ेगा, और इसका एंगुलर वेलोसिटी घटेगा। घटते घटते एक सिचुएशन आएगा जब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया तो दोनों एक साथ चलेंगे, कहाँ फ्रिक्शन होगा? और फ्रिक्शन नहीं, उसके बाद दोनों मिलके कॉमन एंगुलर स्पीड में चलते रहेंगे। व्हाट इज दैट फाइनल कॉमन एंगुलर स्पीड? कितना डरावना दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। इफ आई कंसीडर द टू डिस्क एज ए सिस्टम, तो उनके बीच में जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, और उनके चलते जो टॉर्क है वो तो इंटरनल बन गया, क्योंकि आई एम कंसीडरिंग दिस एज ए सिस्टम। मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था इसे जब रखे, फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम था, दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये हमें समझ में आया। क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे कि ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जो कि ऊपर वाला घूम रहा है 2 ओमेगा में, नीचे वाला घूम रहा है 3 ओमेगा में, नहीं? और बाद में हुआ क्या? बाद में दोनों मिलके कॉमन एंगुलर वेलोसिटी में जा रहे हैं। व्हाट इज दैट कॉमन एंगुलर वेलोसिटी? यू से दैट कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इज, से इट इज ओमेगा और ओमेगा डैश। कंसीडरिंग the two disks as a single system, there is no external torque। सर कैसे नहीं है? फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के चलते वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, नहीं? there is no external torque about axis, therefore L initial must be equal to L final। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? इसका एंगुलर मोमेंटम जैसे था ओमेगा 1 का डायरेक्शन, ओमेगा 2 का भी तो डायरेक्शन वही था, दोनों का डायरेक्शन बराबर था। मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकालो और जोड़ दो। सो यू सी इट इज I1 पहला वाला का इंटू 2 ओमेगा प्लस I2 इंटू 3 ओमेगा। अब I1 I2 दोनों मिलके घूम रहे हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? इसका है I1, इसका है I2, मिलके हो गया I1 प्लस I2, है कि नहीं? डॉट इनटू ओमेगा डैश। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आया समझ में? तो यहां से मुझे I1 और I2 का वैल्यू मालूम है, तो मिला दे तो ये आ रहा है कितना? इट इज कमिंग आउट टू बी 2I1
प्लस 3I2 इंटू ओमेगा बाई I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ओमेगा डैश, जबकि I1 आपको मालूम है हाफ 2m r स्क्वायर, क्योंकि इसका मास 2m था ना, क्या था, masses were m into m, radius was r and 3r, m into m, so m r square, और I2 क्या था, हाफ 2m into 3r का स्क्वायर। क्या आप वैल्यूज डाल के नहीं कर सकते, ओमेगा डैश तो मिल गया, इज इट अंडरस्टूड। तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाई I1 प्लस I2। क्या वैसे नहीं होता था हम लोग कि मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, अदर मास m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, दे चिपक गए, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, वही तो हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, वी हैव सम मोर टाइम, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई एक आदमी है, ये किसी एक टर्न टेबल पे खड़ा है और अपनी जो एक्सिस है अबाउट हिज ओन वर्टिकल एक्सिस ही इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये क्या किया है, वो अपना हाथ को ऐसे किया है, आउटस्ट्रेच्ड, हाथ को ऐसे करके वो घूम रहा है कि नहीं? ठीक है, in figure shown, if the man drops his hands, his comment on variation of angular momentum angular velocity kinetic energy। आपको पता है ये कि उसका एंगुलर वेलोसिटी में क्या, मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा, बढ़ेगा घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? द मैन विथ हिज हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड इज रोटेटिंग और स्टार्टिंग ऑन ए टर्न टेबल, ये घूम रहा है, अगर वो अपना हाथ डाल देगा, घूम रहा था हाथ डाल सकता है, तो पूछा है बताओ एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा कि नहीं, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। सोचो तो ये जो आदमी है, ये आदमी जब अपना हाथ को डालेगा अबाउट दिस एक्सिस, अगर कोई टॉर्क होगा तभी उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। इफ यू कंसीडर द मैन एज ए सिस्टम, वो जब हाथ डालेगा कोई एक्सटर्नल फोर्स आया क्या, एक्सटर्नल टॉर्क आया क्या? नहीं आया, आया नहीं आया, देयर इज नो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो घूम रहा है, इस एक्सिस में क्या टॉर्क हुआ, कोई टॉर्क हुआ क्या? नहीं, कोई फोर्स है कि उसको घुमाने की कोशिश करे, ऐसा कोई फोर्स होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुछ भी होगा तो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, कोई फोर्स नहीं है उसके ऊपर, हाथ जब डाला नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन हिम और अबाउट हिज एक्सिस। तो आप क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, फिर पूछा है बताओ ठीक है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? एंगुलर मोमेंटम क्या है? आई इंटू ओमेगा, नहीं पहले कुछ आई था कुछ ओमेगा था, जब वह हाथ को डाल देगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा? व्हेन ही ड्रॉप्स हिज हैंड्स ही इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, हाथ को ड्रॉप करेगा मतलब ऐसा करेगा ना, तो व्हाट यू फाइंड, मासेस आर कमिंग क्लोज टू द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, है कि नहीं? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा,
है ना। हम जानते हैं कि I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 एंड एज I2 is less than I1. Why? Because the masses are coming close to the axis. जब वो हाथ को ड्रॉप करेगा, उसका ये हाथ कैसे दिख रहा है, थोड़ा अच्छा बना हाथ बना, गंदा दिख रहा था, चलो ठीक है, ये हाथ है, ठीक है। अब ये हाथ को ड्रॉप करेगा तो आप कहोगे कि I2 is less than I1, क्योंकि masses are now close to the axis of rotation. पहले एक्सिस से दूर थे, अब पास आ गए। Implies ω2 is more than ω1, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। समझ में आया? व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यू नो, इट इज L² 2I। L तो कांस्टेंट है, लेकिन I हाथ डालने से I बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। I घट गया तो आप कहोगे I decreases, implies kinetic energy increases. समझ में आया क्या? L is a constant, angular momentum is constant. क्या बात समझ में आ रहा है? बताओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, बढ़ तो गया, आया कहां से? एनर्जी इज कंजर्व, आया कहां से? झूला में झूलते वक्त पाँव को ऐसे ऐसे करते हो, स्पीड बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है। कहां से दिया? कौन दिया एनर्जी? वो एनर्जी कहां था पहले, कहां से आया? पोटेंशियल एनर्जी में था, फिर वो तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो तुम हाथ पाँव नहीं हिलाओगे तभी तो यहां से यहां पर आएगा, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही। लेकिन हम तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, धीरे 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 एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ते जा रहा है। पहले ऐसे ऐसे झूल रहा था, अभी और ऊपर ऊपर जा रहा है। एनर्जी कहां से आया? यहाँ पे कहां से आया? अगर हाथ को डाल देगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। कहां से आया एनर्जी? कभी तुम लोग देखे हो जिम्नास्टिक जो खेलते हैं, वो ऐसे करके जंप करेंगे, ऊपर जाके छोटे हो जाएंगे, तो बहुत सारे वॉल्स वो करेंगे, ऊपर घूम के फिर गिरेंगे नीचे आके। सीधा ऐसे जंप करेंगे, ऊपर जाके ऐसे फोल्ड कर देंगे अपने आप को, फिर जल्दी 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 उनका रोटेशन होगा, फिर सीधे होके गिरेंगे। नहीं, कहां से आया? अच्छा देखो, अगर वो हाथ को ऐसे रखते हुए जोर से घुमा देंगे, उसके हाथ ऐसे ही पड़ा रहेगा कि खड़ा हो जाएगा? मेरे को ऐसे रखे अगर जोर से घुमा दोगे, मेरे हाथ उठ जाएंगे कि नहीं उठ जाएंगे? क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विल पुल मी आउट, ऐसे करके खींच लेंगे, है कि नहीं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बाहर की तरफ थे, मैं जब खींच के हाथ को पास ला रहा हूं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम फोर्स और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स। सिस्टम फोर्स इसको बाहर लेने की कोशिश कर रहा है, वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स। तो व्हेनेवर यू डू वर्क अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स, उसका एनर्जी बढ़ता है। बाय द सिस्टम वर्क होगा तो उसका एनर्जी घटता है। समझ में आ रहा है? यू आर पुलिंग योर हैंड्स डाउन, वर्क इज डन अगेंस्ट द स्यूडो फोर्स और द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट्स ए वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। फिर से अगर हाथ गिराने के बाद फिर से हाथ सीधा कर देगा, फिर से ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गायब, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। समझ में आ रहा है? सो बाय मेकिंग हिज हैंड्स लाइक दिस, ही कैन कंटिन्यूअसली चेंज द स्पीड ऑफ रोटेशन अबाउट हिज ओन एक्सिस। समझ में आया? ये बात है। क्या आपके पास और थोड़े से टाइम है कि मैं एक टिपिकल न्यूमेरिकल कर सकता हूं? 5 मिनट है अभी मेरे लिए? नहीं सर, कितना सर? 5:30 अभी? हाँ ठीक। नाउ क्वेश्चन, इफ मास रिमेनिंग सेम, रेडियस ऑफ अर्थ, सारे स्कूल वाले इसको बार बार पूछ चुके हैं, shrinks to half of its original value, find what will be duration of a day, एक दिन का ड्यूरेशन कितना होगा? How many days will be there in a year? एक
एक दिन साल में कितने दिन होंगे, दिन का कितना घंटा होगा और साल में कितने दिन होंगे। अब यू नो अर्थ इज कूलिंग, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा हो गया तो कंट्रैक्ट कर रहा होगा। कभी एक समय आएगा मास तो वही रहेगा लेकिन रेडियस आधा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मास बराबर रहते हुए रेडियस आधा हो गया तो ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा। चलिए ये हो गया अर्थ। अब ये अपना एक्सिस में घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, कॉल इट ओमेगा 1। अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया ऐसा। अब जब छोटा हो गया तो ऑब्वियसली ये अपना अपना एक्सिस में कुछ दूसरा एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा। क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी इन द सेकंड केस, वही तो पता करना है। अब मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 में घूम रहा है, पहले घूम रहा था ओमेगा 1 में, अब घूम रहा है ओमेगा 2 में। व्हाट इज ओमेगा 1? इनिशियल एंगुलर स्पिन। अपनी चारों तरफ कितना एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा था, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस? 2π/t। अर्थ को अपनी चारों तरफ एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है? 2π/t। अबे 24 आवर्स लगता है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया 2π/t और 2π/24, है कि नहीं। तो हम कहेंगे इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2π/24। दूसरे केस में ड्यूरेशन ऑफ ए डे पूछा है कितना, मालूम नहीं है, सो इट इज टी, ठीक है ना। ओमेगा 2 क्या लिखेंगे, इट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे इसको, 2π/t। ये t क्या है पता करना है। लेकिन जब ये ठंडा होके छोटा हो रहा है, कोई बाहर से टॉर्क तो आया नहीं, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। समझ में आ रहा है क्या? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स आप कहोगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 मतलब अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है कि गुपचुप की तरह होलो स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर, देखिए हो ना। 6 आवर्स। 6 आवर्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कोई कर भी लिया। 2/5 mr² एंड हाउ मेनी डेज इन ए ईयर? ओमेगा 1 क्या है? यस यस यस, वेरी गुड बेटा, 2π/24। I2 क्या है? मास बराबर रहते हुए रेडियस आधा हो गया है और एंगुलर वेलोसिटी है 2π/t। तो ये 2/5m 2/5m एक दूसरे को खा गए, r² भी खा गया, t निकालो मिलेगा 6 आवर्स। 6 घंटे में एक दिन होने लगेंगे। एक दिन स्कूल जाओगे, अगले दिन वापस आओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि 6 घंटा तो स्कूल होता है। आज गए कल आए, 3 घंटे का दिन 3 घंटे का रात। नहीं, ट्यूशन गए तो बोलोगे कि हम रात भर आज कोचिंग पढ़ रहे थे, जबकि पढ़े 3 घंटा। तो 6 घंटे में एक दिन होने लगेंगे। पूछा हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन ए ईयर। नाउ व्हाट इज ईयर? ईयर इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू मेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड सन। इसके चारों तरफ एक बार घूमने के लिए। अब ये अर्थ का जो रेडियस है that is in fact very very small as compared to the distance of earth from sun। ये जो r है ये s से काफी छोटा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं अर्थ इज ए पॉइंट मास। पॉइंट मास है तो छोटा हो गया बड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल चेंज और नॉट चेंज, नॉट चेंज। और क्या अर्थ के ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या ये फोर्स सन से जा रहा है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स सन। दैट फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। देयर इज नो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं बदल रहा है। डिस्टेंस mr² है, डिस्टेंस m × s² है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदल रहा है तो ओमेगा भी नहीं बदलेगा। मतलब पहले ये एक बार घूम के आने के लिए सन के चारों तरफ जितना समय लेता था अभी उतना ही समय लेगा, है कि नहीं। सो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर
क्या होगा, पहले कितना समय लगता था 365 डेज, हर एक 24 घंटे वाले, लेकिन अभी 6 घंटे में एक दिन होने लगे हैं, है कि नहीं? हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन ईयर? 4 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया रे? 1440 1460 साल में 1460 डेज होंगे। क्या आप लोग ज्यादा दिन जिंदा रहोगे? नहीं, 70 साल जीना था 70 साल जियोगे। इन टर्म्स ऑफ आर नापोगे तो जितना जीना था उतना ही जियोगे, है कि नहीं? लेकिन लगेगा कि बहुत ज्यादा दिन जी गए, क्योंकि अर्थ छोटा हो रहा है। सबके ज्ञान में है कि धीरे धीरे ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ रहा है। कोई लिखा है ना तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, कैसे? क्योंकि छोटा हो रहा है। धीरे धीरे ये नंबर ऑफ डेज फॉर ईयर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? यस, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम की कहानी। अब इसमें ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, अनलिमिटेड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग अपने आप को यहाँ पर रोकेंगे, ठीक है? और देखेंगे अगले क्लास नया चैप्टर विल बी थर्मोडायनेमिक्स। विल स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।